साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप भी के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंडे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने भारतीय राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया है और आज जो है हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो श्रृंखला जो है वो है भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में। और भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में साथियों, आज जो मैं विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसका शीर्षक है संविधान का निर्माण। और किसके द्वारा संविधान का निर्माण? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण। तो देखिए साथियों, हेडिंग है आज का भारतीय संविधान का निर्माण। और ये निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यह आज का अपना हेडिंग है और भारतीय संविधान का आज हम कवर करेंगे भाग प्रथम। और भाग प्रथम के अंतर्गत साथियों, आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक के संविधान निर्माण की समस्त जानकारियां मैं तथ्यों के रूप में दूंगा और सभी जानकारियां साथियों प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। और मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संविधान के निर्माण के प्रारंभ से लेकर भारतीय संविधान के लागू हो जाने तक सारी की सारी जानकारियां आप तक पहुंचे। और इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में निकट भविष्य में पूछा जाता है तो वो इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो देखिए साथियों, हर पक्ष को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आप लगातार वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी के सभी तथ्य आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं संविधान की। आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, सारे तथ्य जो है पॉइंटों के रूप में आपके सामने स्पष्ट किए जाएंगे। सबसे पहले साथियों प्रश्न आता है कि संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दो शब्द ध्यान में रखने हैं। कानूनी दस्तावेज। संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके आधार पर संपूर्ण देश का प्रशासन संचालित किया जाता है। तो संविधान की परिभाषा के संदर्भ में अगर प्रश्न आएगा तो ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी है कि एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसके आधार पर संपूर्ण देश का प्रशासन चलाया जाता है तो उसको कहा जाता है संविधान। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए तथ्य साथियों है, ये जो संविधान है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह प्रश्न पूछा जाता है, संविधान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो देखिए साथियों, इसमें दो प्रश्न आते हैं। पहली बात तो कि ये जो संविधान जो है ये कौन से भाषा से निकला हुआ शब्द है? ये है लैटिन भाषा, जिसको बोलते हैं अपन रोमन भाषा। कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, लैटिन भाषा या रोमन भाषा। संविधान शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन या रोमन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। तो कौन से शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति? कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट वो शब्द है जिससे संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और संविधान को अंग्रेजी में कहा जाता है साथियों कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, एक बार आप अच्छी तरह समझ लीजिए, संविधान का अंग्रेजी रूपांतरण है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है ये लैटिन या रोमन भाषा के शब्द
कॉन्स्टिट्यूटर से बना है और इसका सामान्य अर्थ होता है बनावट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो फैक्ट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, हम प्रारंभ कर देते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान सभा की स्वीकृति किस योजना के तहत दी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। आप बेहिचक रहिए, हर तथ्य आपके सामने प्रकट किया जाएगा, लेकिन ये कुछ प्रारंभिक बातें ऐसी है जिन पर हर विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं करते और परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले संविधान की परिभाषा आपको पता चल गई कि एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जिसके आधार पर पूरे देश का शासन चलाया जाता है उसको संविधान कहा जाता है। दूसरा, संविधान का अंग्रेजी नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, पहला प्रश्न ये है। तो वो है लैटिन भाषा। मोस्टली लैटिन भाषा ही आता है, ऑप्शन में दिया हुआ। लैटिन नहीं है तो रोमन भी आ सकता है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूर का सामान्य अर्थ क्या होता है साथियों, तो ये होता है बनावट। तो इसमें आपने 3 तथ्य कवर कर लिए। अब देखिए साथियों, इसके बाद में बात आती है संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग। अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो ध्यान में रखिए ये प्रश्न, संविधान सभा जिसने भारत का संविधान बनाया है उस संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो संविधान सभा की गठन की सर्वप्रथम मांग की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन से वर्ष की गई थी, 1895 ईस्वी में। यह तथ्य आप ध्यान में रखिए। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और कौन से वर्ष की गई थी, 1895 में। अब देखिए साथियों, इसमें से एक प्रश्न और भी बनता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग की गई थी वो किसके माध्यम से की थी। तो इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। तो सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग करने वाला व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक। कौन से वर्ष इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की, तो 1895 में। और किस विधेयक के माध्यम से इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो वो विधेयक था स्वराज्य विधेयक। तो आप ध्यान में रखिएगा इस तथ्य को। इसके बाद में देखिए एक बात और आती है साथियों, वो आती है सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया कि भारत का संविधान भारत की जनता की इच्छा अनुसार बनेगा। ध्यान में रखिए प्रश्न, सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत की जनता के इच्छा अनुसार होगा। तो भारत की जनता के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण होगा। यह अभिव्यक्ति किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो प्रश्न ये भी आता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा यह कथन दिया गया है कि भारत का संविधान भारत की जनता के इच्छा अनुसार बनेगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह अभिव्यक्ति दी गई थी वर्ष 1922 में। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो देखिए साथियों, 4 तथ्य हमने पढ़ लिए हैं। संविधान का सामान्य जो अर्थ है, कानूनी दस्तावेज जिसके आधार पर देश का प्रशासन चलाया जाता है। संविधान शब्द को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। और कॉन्स्टिट्यूट शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, बनावट होता है। ये सभी के सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं।
इसके बाद में अगली बात जो थी अपनी कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कौन से वर्ष की गई थी, तो 1895 ईस्वी में की गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन से विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी, तो उन्होंने अपने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। और प्रश्न, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता की इच्छा अनुसार किया जाना चाहिए, ये जो अभिव्यक्ति दी थी, ये दी थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये 4 तथ्य साथियों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अगली जो बात अपने सामने आती है वो ये आती है कि सबसे पहले किस अंग्रेज कमीशन ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात को स्वीकारा। प्रश्न देख लीजिए साथियों, सबसे पहला अंग्रेज कमीशन या अंग्रेजी योजना जिसने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात को स्वीकारा था। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि सबसे पहला वो अंग्रेजी सरकार का प्रयास या अंग्रेजी सरकार की पहली पहल जिसमें इन्होंने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात को स्वीकारा था, तो इसमें देखिए साथियों ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन आपको निश्चित रूप से जो है भारतीय संविधान व्यवस्था में मिलते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें उत्तर आएगा साइमन कमीशन। यह आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए, साइमन कमीशन ने ही सर्वप्रथम भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात को स्वीकार किया था। और ये साइमन कमीशन जो है वो वर्ष 1927 में गठित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वर्ष 1928 में जो है ये कमीशन भारत आया था और इस कमीशन में जो सदस्य थे सातों के सातों वो अंग्रेज सदस्य थे। कोई भी भारतीय सदस्य इस कमीशन का अंग नहीं था। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों ने इस कमीशन का विरोध किया और इसके किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस वजह से जो है इस कमीशन के द्वारा जितने भी प्रस्ताव रखे गए थे उनको स्वीकार नहीं किया गया। तो वर्ष 1927 में यह कमीशन गठित किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था साथियों, तो लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में। और सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, जबकि कांग्रेस का ये कहना था कि भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए यदि कोई ब्रिटिश दल भारत आता है तो भारत का प्रतिनिधित्व भी उस कमीशन में होना जरूरी है। लेकिन इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला। जब एक भी सदस्य इन्वॉल्व नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कमीशन का विरोध किया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए। और इसी कमीशन का विरोध करते हुए ही हमने महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को भी खो दिया था। अब देखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आता है कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें संविधान सभा के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग उठाई गई थी। प्रश्न को आप अच्छी तरह सुन लीजिए साथियों। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग उठाई गई थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग जो है
वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में उठाई गई थी। एकदम सही रफ्तार से चल रहा हूं मैं साथियों, आप आराम से सभी तथ्यों को समझ सकते हैं भली भांति। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कराची अधिवेशन था, जिसमें सबसे पहले जो है भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को उठाया गया था प्रत्यक्ष रूप से। तो किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की प्रत्यक्ष मांग उठाई गई थी? तो वो कराची अधिवेशन था। ये साथियों हुआ था 1931 में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग को उठाया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सबसे पहले कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग को उठाया था। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों, इसके बाद में एक तथ्य और भी आता है अधिवेशनों के संदर्भ में। वो प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें सर्वप्रथम बाह्य हस्तक्षेप के बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न को आप अच्छी तरह सुन लीजिए साथियों। प्रश्न यह है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें सर्वप्रथम बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान निर्माण की मांग का प्रस्ताव लाया गया था, तो वो अधिवेशन जो था वो था 1936 का फैजपुर अधिवेशन। और देखिए, भारतीय इतिहास में ये अधिवेशन जो टॉपिक है ये आपको अच्छी तरह विस्तार से समझाया जाएगा कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। तो कांग्रेस का एकमात्र ये अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था, फैजपुर महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था। पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 से लेकर वर्ष 1947 तक की अपन बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया, वो गया था फैजपुर अधिवेशन। और इस 1936 के फैजपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी साथियों, ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अधिवेशनों से संबंधित दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। पहला प्रश्न था कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण की प्रत्यक्ष मांग उठाई गई। तो भारतीय संविधान की प्रत्यक्ष मांग जो उठाई गई थी, डायरेक्ट जो डिमांड की गई थी भारतीय संविधान की, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? कराची अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें सर्वप्रथम बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा निर्मित किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था, वो लाया गया था 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। तो ये तथ्य आपके क्लियर हो गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए साथियों, इसके बाद में जो प्रश्न आता है वो ये है कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव किस माध्यम से स्वीकार किया था? मतलब वो कौन सा प्रस्ताव था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया? तो इसमें आपको ध्यान में रखने वाली बात है तो वो है अगस्त प्रस्ताव। इसमें देखिए क्या प्रश्न बनेगा। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की
मांग को स्वीकार किया। तो ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, तो वो किया था अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। और देखिए साथियों, इसमें तारीख जो है वो निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगस्त प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1940। ये आपको ध्यान में रखना है। अगस्त प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। और यही वो प्रस्ताव है जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो प्रस्ताव के संदर्भ में आए तो उत्तर आएगा अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए, इसमें एक बात और भी पूछी जाती है, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था? तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगस्त प्रस्ताव भारत में कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को किया गया। और अगस्त प्रस्ताव क्या था साथियों? ये वो प्रस्ताव था जिसके माध्यम से सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार की थी। और किस गवर्नर जनरल के काल में यह अगस्त प्रस्ताव भारत में लाया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ये लाया गया था। अब देखिए साथियों, इसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया, इस क्रिप्स मिशन ने भी अपने प्रस्ताव में यह साफ साफ उल्लेख किया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी तथा जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। तो आप देखिए, इस प्रस्ताव के एक एक शब्द पे गौर कीजिए साथियों। 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन आया था भारत में। और इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत में संविधान का निर्माण करवाएगी। इस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। और ये जो संविधान सभा होगी, इसमें मुख्य रूप से भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। तो महात्मा गांधी और जो प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इस प्रस्ताव के शब्दों को बखूबी पकड़ लिया। और वो शब्द पकड़ने वाले क्या थे साथियों? कि संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसमें मुख्यतया भारतीय सदस्य होंगे। इसका मतलब है ज्यादातर सदस्य भारतीय होंगे, तो सदस्य इसके अंदर अंग्रेज ब्रिटिश भी होंगे। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव जो था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दिग्गज नेताओं के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके संदर्भ में एक कथन भी आता है साथियों, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। यह कथन जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। तो प्रश्न आता है, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, या एक ऐसा चेक कहा है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को जिस चेक को भुनाया नहीं जा सकता। ऐसा चेक अगर आपको दे दिया जाए जो आपको कुछ भी प्रदान उसके बदले नहीं कर सके, जो राशि उस चेक में उल्लेखित है वो चेक आपको मैंने प्रदान कर दिया है, और उस तारीख में वो चेक दिया गया है जिस तारीख से पहले ही आप जिस बैंक में वो चेक भुनाने जाएंगे वो बैंक दिवालिया हो चुका होगा। तो साथियों, इसका हिंदी वर्जन में आपको बता देता हूं। अंग्रेजी में आता है इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। ये कथन जो है महात्मा गांधी ने दिया था क्रिप्स मिशन के लिए, और हिंदी में आता है दिवालिया बैंक के नाम चेक। तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक के नाम चेक कहकर संबोधित किया। अब देखिए, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है। तो क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया हमने। 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा
एक और मिशन भेजा जाता है भारत, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में ही बनता है। तो देखिए साथियों, इसमें प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई, तो वर्ष इसमें पूछा जाता है, पूरी तिथि आती है। कैबिनेट मिशन योजना जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पारित की गई थी, इस योजना के उद्देश्य क्या थे, तो इसके दो उद्देश्य थे जो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माण का अंतिम आधार किस योजना को माना जाता है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है, रिपीट होता है कई बार। या फिर प्रश्न आ जाएगा किस योजना की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो और इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था और इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो इन सब की बातें अपन अब आपके सामने करेंगे। अब अपन बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में। अच्छी तरह आप देखिएगा इस चीज को, इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है परीक्षा में। कैबिनेट मिशन योजना, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है साथियों वो ये है कि कैबिनेट मिशन जो योजना है ये भारत में कब आई, तो ये भारत में आई थी 24 मार्च 1946 को। तो ये तथ्य आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन योजना कब पारित की गई थी भारत में, तो 24 मार्च 1946 को। और ये जो मिशन था इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, या फिर देखिए साथियों प्रश्न आता है कैबिनेट मिशन योजना का गौण उद्देश्य क्या था, तो देखिए अगर आपको मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, यह था इसका मुख्य उद्देश्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका गौण उद्देश्य, गौण उद्देश्य क्या था, तो ये मुख्य उद्देश्य नहीं था, हालांकि उद्देश्य था, इसका गौण उद्देश्य था वो था भारत का विभाजन करना, ये था इसका गौण उद्देश्य। आपको जो विशेष रूप से ध्यान में रखना है ये रखना है मुख्य उद्देश्य, तो संविधान सभा का गठन करना, ये जो है कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए अगली बात जो आती है वो ये आती है कि कैबिनेट मिशन योजना कितना सदस्यीय मिशन था और इसका अध्यक्ष कौन था, तो देखिए साथियों ये 3 सदस्यीय मिशन था या आयोग था, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैंथिक लॉरेंस। सर पैंथिक लॉरेंस जो है इस कैबिनेट मिशन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 जो अन्य सदस्य थे वो थे A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स वही थे जिनकी अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो देखिए साथियों कैबिनेट मिशन योजना जो है इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात है भारतीय संविधान निर्माण का आधार किस योजना को माना जाता है, तो वो माना जाता है कैबिनेट मिशन योजना को। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया है या भारतीय संविधान निर्माण का आधार किस योजना को माना जाता है, तो वो है कैबिनेट मिशन योजना। 24 मार्च 1946 को ये योजना भारत आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना,
गौण उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। ये 3 सदस्यीय मिशन था। इसके अध्यक्ष थे सर पेंथिक लॉरेंस। इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रेब्स इसके अन्य सदस्य थे। और इसी कमीशन या मिशन के द्वारा जो है वो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 389। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। अब कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा क्या आकलन किया गया, किस आधार पर जो है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, इसकी बात अपन अब आगे करेंगे। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित की गई थी 1946 में। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितना सदस्यीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये आप ध्यान में रखना, 389 सदस्यीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितना सदस्यीय संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्मित किया? तो 389 सदस्यीय संविधान सभा ने भारत का संविधान निर्मित किया था। और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनाव के तहत चुना जाएगा। तो देखिए साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 389 सदस्यीय संविधान सभा के गठन का आकलन किया गया था। और जो है 389 संविधान सभा के जो सदस्य का जो इन्होंने विभाजन किया वो किस प्रकार से किया साथियों, ये डाटा आपको क्लियर ध्यान में रखना है। इसमें देखिए 292 जो सदस्य थे वो चुने जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से। 93 जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे देसी रियासतों से। और 4 जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है सदस्यों का विभाजन अनुमान लगाया गया था। तो इसमें प्रश्न आ सकता है, देखिए आप प्रश्न अच्छी तरह सुन लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितना सदस्यीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो उत्तर आ जाएगा 389 सदस्यीय संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया था। अब देखिए 389 का जो विभाजन किया गया है वो किस तरह से किया गया है? ब्रिटिश प्रांतों से। अब देखिए 292 सदस्य उत्तर तब आएगा जब आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्यों का चुनाव किया जाना निश्चित किया गया था। तो 292। देखिए साथियों, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में भारत का विभाजन हुआ, भारत से अलग होकर एक नया देश बना पाकिस्तान। उसी तरह से भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन भी भारत के 2 भाग थे। एक था ब्रिटिश भारतीय भाग और एक था देसी रियासत भाग। तो ब्रिटिश भारत जो था उस जिसको अपन बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, ये वो भाग था जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो भारत का भाग था उसको नाम दिया गया है ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत। और भारत का वह भाग जो
देसी राजाओं के नियंत्रण में था, जहां देसी राजा जो है वो अपना प्रशासन संभाल रहे थे। हालांकि ये भाग भी जो है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के ही नियंत्रण में था, लेकिन ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में न होकर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में था। यहाँ देशी राजा जो है वो शासन चलाते थे। और वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिस तरह से 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से उस समय ब्रिटिश भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो वो 4 जो चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे साथियों, उनका नाम आपको ऑप्शन में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो देखिए ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। सबसे पहले अपने राजस्थान का लिख रहा हूं मैं, अजमेर मेरवाड़ा, ये था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये राजस्थान के एकीकरण में आपने स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 19 रियासतों को मिलाकर हुआ, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा था कुर्ग, ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा तीसरा जो था वो था दिल्ली, और चौथा था बलूचिस्तान, ये पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। इसमें प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश कालीन भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था। आपको ऑप्शन में से 3 दे दिया जाएगा, एक दे देगा आपको हैदराबाद या संयुक्त प्रांत जो भी है, मध्य प्रांत। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए और इनके ऊपर भी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। अब देखिए साथियों, ये आपको संख्या तीनों ध्यान में रखनी है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। संविधान सभा के जो चुनाव करवाए गए थे वो जुलाई 1946 में करवाए गए थे। और चुनावों का मापदंड क्या था साथियों, वो आप अच्छी से सुन लीजिए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। एग्जैक्ट ये प्रश्न आता है कितनी जनसंख्या पर एक सीट खाली की गई, एक सीट रिक्त की गई, एक सीट निर्धारित की गई या एक सदस्य चुना गया। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। और चुनाव किस आधार पर हुए, अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुए, तो संविधान सभा के चुनाव वर्गीय आधार पर हुए थे। साथियों ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, वर्गीय आधार पर ये चुनाव हुए थे। और इसके अतिरिक्त राज्यों में जो विधान मंडलें कार्यरत थीं, उन विधान मंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के चुनाव में मत का प्रयोग किया गया था। तो कहने का मतलब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे। अगर आप कहीं पढ़ भी लें कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया गया था, तो ये कथन गलत है। कई बार परीक्षाओं में ये कथन आता भी है। तो सही जो कथन है वो यही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया गया था। और अप्रत्यक्ष रूप से क्यों किया गया था, जनता के चुने हुए राज्य विधानमंडल के सदस्यों ने मताधिकार में अपने मत का प्रयोग किया था। तो ये आपको तथ्य जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई, 24 मार्च 1946 को। कितना सदस्यीय ये योजना थी, इसका क्या उद्देश्य था, इसने कितने सदस्य संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव जो है वो रिक्त निर्धारित किया गया, सदस्यों का चुनाव किस विधि के आधार पर हुआ, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया, न कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया। अब देखिए इसके आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम कैबिनेट मिशन योजना के। अब देखिए जुलाई 1946 में
जो संविधान सभा के चुनाव हुए वो किस आधार पर हुए, तो उत्तर आ जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रिक्त की गई, एक सदस्य चुना गया। चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हो गए और चुनाव में जो है वो भारी बहुमत से कांग्रेस विजित रही। यह आपको ध्यान में रखना है, भारी बहुमत से जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस विजित रही। कांग्रेस के द्वारा कुल कितनी सीटें जीती गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 208 सीटें जीती गई थी। तो प्रश्न इनडायरेक्टली भी आ जाता है कि संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी रही है, तो संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या वो रही है 208। इसके अलावा देखिए साथियों, ये जो चुनाव आयोजित किए गए थे 1946 में संविधान सभा के, इसमें मुस्लिम लीग को अल्प मत प्राप्त हुआ। आशा के अनुरूप से भी बहुत ही कम मत मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए थे। मुस्लिम लीग के मात्र 73 सदस्य ही संविधान सभा में स्थान बनाने में सफल रहे और इस अल्पमत के कारण ही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ध्यान से आप सुनिए, जब इन चुनावों में मुस्लिम लीग को अल्पमत प्राप्त हुआ तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है और एकदम सीधा प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। या फिर प्रश्न आ जाता है किसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा यह दिवस मनाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का सामान्य अर्थ है सुनियोजित तरीके से दंगे करना। तो मुस्लिम लीग ने अल्पमत प्राप्त होने से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सुनियोजित तरीके से दंगे जो है वो आयोजित किए। तो सुनियोजित तरीके से दंगे करना या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में कौन सी तिथि को घोषित किया गया, तो 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया। अब देखिए, अगस्त जो है 1946 में उस समय जो तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवल, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे साथियों लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया गया। इसके बाद में अक्टूबर 1946 में इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन भी किया गया और इस अंतरिम सरकार जो पुनर्गठन किया गया था इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को स्थान भी दिया गया। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये आपको समझनी बहुत ही आवश्यक है। अब अपन इसके बाद में जो है आगे चलेंगे, चुनाव से संबंधित बातें आपके समझ में आ गई हैं ये सारी की सारी। अब देखिए साथियों, चुनाव हो गए संविधान सभा के जुलाई 1946 में और संविधान सभा में कांग्रेस जो पार्टी है वो काफी अच्छे बहुमत से विजित रही। मुस्लिम लीग को काफी कम सीटें संविधान सभा में प्राप्त हुई और इस अल्पमत के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया और उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार भी कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा हम बात करेंगे आंकड़ों की।
जो परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आपको पता है, अगर आपको कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या पूछी जाए तो साथियों उत्तर आएगा 208। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, तो वो प्रश्न ये था कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा में कुल 208 सीटें जीती गई थी। इनमें से कितने ऐसे सदस्य थे जो इन चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी से डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो देखिए साथियों, 208 में से 30 सीटें या 30 सदस्य ऐसे थे जिनका संबंध चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी से नहीं था, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्ति हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं, या उद्योगपति हो सकते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो कांग्रेस के प्रतीक चिन्ह पर खड़े हुए, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और विजित रहे, और चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी से किसी प्रकार से ये सदस्य संबंधित नहीं थे। तो इस तरह का प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस तरह के सदस्य कितने थे जो चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं रहे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, किसी प्रकार से कांग्रेस दल से संबंधित नहीं थे? तो इनकी संख्या थी 30। इसके अलावा देखिए साथियों, मुस्लिम लीग की अगर बात आपसे पूछे तो मुस्लिम लीग के कितनी सीटें जीती थी चुनाव में? तो 73 सीटें मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गई थी। इसके अलावा एक बात साथियों आपको ध्यान में रखना है, निर्दलीय। संविधान सभा के चुनाव में निर्दलीय सदस्यों की संख्या कितनी रही? तो निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं 8 थे वो सदस्य जो निर्दलीय खड़े हुए, किसी भी पार्टी के सहारे के बिना उन्होंने अपने स्वयं के बल पर चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और विजय प्राप्त की। तो संविधान सभा में निर्दलीय सदस्यों की संख्या कितनी रही है? 8 रही है। अब देखिए एक आंकड़ा आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या रही है साथियों 15। आप अच्छी तरह ये आंकड़ा फीड कर लीजिए। जो भी मैं बता रहा हूं ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे भी जा चुके हैं सभी प्रश्न। तो महिलाओं की जो संख्या है वो रही है 15। या तो महिलाओं की कुल सदस्य संख्या पूछी जाती है तो 15 रही है, या फिर प्रश्न आता है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कुल कितनी महिलाएं उपस्थित थी? तो उसकी हालांकि बात अपन आगे करेंगे, लेकिन उसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 9। याद रखना, 9 महिलाएं। अब देखिए साथियों, हमें पता चल चुका है कि चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। निर्दलीय उम्मीदवारों ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 8 सीटों पर। और संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15। और प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो उसमें भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या थी 9। तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए साथियों, इसके बाद में अब इन चुनावों के तहत कौन सी पार्टी के कौन प्रमुख नेता रहे हैं उनके बारे में प्रश्न आता है साथियों। जैसे प्रश्न आ जाता है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन रहे हैं? इसके अलावा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के प्रमुख नेता कौन रहे हैं? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के प्रमुख नेता कौन रहे हैं? इस हिसाब से जो है वो मैं आपको सारे के सारे नाम बता रहा हूं, आप ध्यान से स्मृति में ले आइए। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहली बात हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ।
अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ। अब अगर आपको पूछ ले कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का नेता कौन रहा है, तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के नेता थे साथियों जगजीवन राम। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ जो है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, इसके जो नेता थे वो थे भीमराव अंबेडकर। अब देखिए साथियों, कई जो है वो इसमें भ्रमित हो जाते हैं विद्यार्थी। प्रश्न जो आता है वो मोस्टली यही पूछा जाता है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के प्रमुख कौन थे? तो इसके प्रमुख थे भीमराव अंबेडकर, और इसमें ऑप्शन में जो है वो जगजीवन राम भी दिया जाता है, क्योंकि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के जो नेता थे वो थे जगजीवन राम। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर दलित वर्ग संघ अगर आपसे पूछा जाए तो जगजीवन राम आएगा, अगर अनुसूचित जाति संघ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आएगा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, इसके अलावा अखिल भारतीय महिला जो संघ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। अखिल भारतीय महिला संघ, तो अखिल भारतीय महिला संघ की जो नेता थी वो थी हंसा मेहता। इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है विशेष रूप से। अखिल भारतीय महिला संघ की प्रमुख कौन थी? हंसा मेहता। तो ये जो है चार विशेष रूप से जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के थे जगजीवन राम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के थे दादा साहब भीमराव अंबेडकर, और अखिल भारतीय महिला संघ के जो प्रमुख थी वो थी हंसा मेहता। अब देखिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रथम संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो चुनाव हो गए, हमने पढ़ लिया सब। अब देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक बुलाई गई उसके संदर्भ में विद्यार्थी जो है वो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है साथियों, वो आप लोग यहां से पढ़ना चालू करते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, उसमें कौन अध्यक्ष चुने गए, कितने सदस्यों ने भाग लिया, और उसके बाद में दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी कब हुई, कब उद्देश्य प्रस्ताव किए गए पारित, कब प्रारूप समिति का गठन किया गया, कब संविधान अंगीकृत किया गया, कब संविधान लागू हुआ। ये मेन प्रश्न हम पढ़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि प्रश्न तो कहीं और से ही चला गया। तो जब तक हम पूरी तरह से हर फैक्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है कंपटीशन में फतेह प्राप्त नहीं कर सकेंगे साथियों। तो देखिए, सबसे पहली जो बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस पहली बैठक में साथियों 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो वो थे 207 सदस्य उपस्थित, और इसमें महिलाएं कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया था 9 महिलाएं उपस्थित थी पहली बैठक में, और कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अब देखिए, संविधान सभा की जो बैठक हुई ये हुई थी वर्तमान संसद भवन में, और प्रातः 11 बजे जो है वो संविधान सभा की प्रथम बैठक का प्रारंभ हो गया था। संविधान सभा की बैठक प्रातः 11 बजे प्रारंभ हो गई थी वर्तमान संसद भवन नई दिल्ली में, और काफी देर तक इस बात को लेकर बहस होती रही
कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो काफी विचार विमर्श हुआ, काफी पूछताछ हुई, एक दूसरे दल के साथ विचार विमर्श किया गया, क्योंकि उस समय संविधान सभा का कोई अध्यक्ष तो था नहीं। तो सबसे पहले जो बैठक हुई थी, उस बैठक का साथियों मेन जो प्रयोजन था बुलाने का, वो यही था कि पहले हम संविधान सभा के संचालनकर्ता को ढूंढे, संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव करें। तो देखिए, जब लास्ट समय तक जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसी भी व्यक्ति का नाम संविधान सभा के सदस्य तय नहीं कर पाए, तो फिर लास्ट में जो है वो फ्रांस की वरिष्ठता पद्धति को हम लोगों ने अपनाया। फ्रांस देश में जो है वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, और उसी वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाते हुए सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे उपस्थित सदस्यों में, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष। तो ये हो गए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, और ये एक विकल्प के रूप में इन्हें बनाया गया था। अभी इन्हें कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। ये तय किया गया था कि जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष हम नहीं चुन लेते हैं, तब तक वरिष्ठता पद्धति के आधार पर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। तो देखिए साथियों, इसके संदर्भ में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। एक प्रश्न इसके बारे में आता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन रहा है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता है, तब तक के लिए इनको जो है एक विकल्प के रूप में जो है अध्यक्ष का पद दिया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए साथियों, इसके बाद में एक और मामला जाता है, थोड़ा सा गहराई की बात मैं करूंगा, लेकिन प्रश्न उसमें से निश्चित रूप से बन सकता है, क्योंकि ये जो है ये सीधे प्रश्न है जो हम सभी जानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं। अब प्रश्न ये आता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रस्तावित किया गया था। मतलब वो कौन व्यक्ति है जिसने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए जाने का नाम प्रस्तावित किया था, और उसके बाद में उस नाम को सबसे पहले स्वीकृति किस व्यक्ति के द्वारा दी गई। इसके बाद में सभी सदस्यों ने, जो सारे सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष स्वीकार कर लिया। तो देखिए साथियों, इसमें दो बिंदु हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला बिंदु ये बनता है कि स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 की मैं बात कर रहा हूं कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष था साथियों, वो थे जेबी कृपलानी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और संविधान सभा के एक सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों नामों से हमें हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। पहला प्रश्न यह है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में किस व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया गया था। तो ये नाम जो प्रस्तावित किया गया था, ये तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और जेबी कृपलानी के द्वारा जो नाम प्रस्तावित किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, उस नाम को सबसे पहले स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसके पश्चात समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस देश की वरिष्ठता पद्धति को अपनाते हुए अपना अध्यक्ष स्वीकार कर लिया था। तो साथियों, आज की वीडियो में
इतनी ही जानकारी है। लास्ट बिंदु को मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वर्तमान संसद भवन नई दिल्ली में प्रातः 11 बजे बैठक प्रारंभ हुई थी। इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। और इस बैठक में जो है वो पूरा समय अध्यक्ष पद का चुनाव करने में लग गया। फिर भी संविधान सभा के जो सदस्य थे वो स्थायी अध्यक्ष चुनने में असफल रहे। फ्रांस देश की वरिष्ठता पद्धति को अपनाते हुए जेबी कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया, जिसे सबसे पहले स्वीकृति दी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद समस्त सदस्यों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना प्रथम अध्यक्ष चुन लिया। अगली वीडियो में जो है हम इसके आगे के क्रम को जारी रखेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि द्वितीय बैठक कब आयोजित की गई, द्वितीय बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया स्थायी, इसके बाद में तीसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक में किस व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए, किस व्यक्ति को हमने संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया, किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया, किस व्यक्ति के द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से यह आग्रह किया गया कि यदि वो व्यक्ति हमारे संविधान सभा का सदस्य नहीं रहेगा तो भारतीय संविधान का निर्माण होना असंभव है। तो इन समस्त बातों की हम जानकारी जो है वो अगले भाग में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है साथियों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।